Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Namaskar. We welcome our distinguished guests and dignitaries to the 9th Parliamentary Speakers Summit P20 being organized under the Presidency of India. On this occasion, we respectfully welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Speaker of the Lok Sabha Shri Om Birla, President Inter-Parliamentary Union His Excellency Mr. Duarte Pacheco. We also welcome with gratitude the Speakers, Deputy Speakers, Chairpersons, Members of Parliament, Ambassadors and High Commissioners of G20 member countries and invitee countries. The Pan-African Parliament is participating in the P20 Summit for the first time. Since the African Union became a member of the G20, we extend a gracious welcome to Pan-African Parliament. We also welcome the Union Ministers of Government of India, the leaders of Lok Sabha and Rajya Sabha, Chairman of the Council, senior officials of Government of India and G20 Secretariat on this historic occasion. To begin the program, I would like to invite Mr. Om Birla, Honorable Lok Sabha Speaker, to address the gathering. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आईपीयू के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको जी, सभी अतिथिगण, योर एक्सेलेंसीज, G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर्स समिट में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुतः लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसी, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति
का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद है। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। G20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। एक्सीलेंसी, पर्यावरण के विषय पर ठोस निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा, उस पर कल प्री समिट में विस्तृत चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को G20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। सबने अपनी अपनी संसदों में मिशन लाइफ पर चर्चा करने तथा इसे जनता का जन आंदोलन बनाने का स्वरूप देने का भी संकल्प किया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सीलेंसी जी, इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए केंद्रित विषय लिए गए हैं जो मानव केंद्रित है। उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट से ह्यूमन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। एक्सेलेंसी, सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य मानव के समग्र विकास के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। भारत में एसडीजी के लक्ष्यों को पाने के लिए नीतिगत योजनाएं बनाई गई है और आवश्यक होने पर कानून भी बनाए हैं। इस पर संसद में व्यापक चर्चा भी हुई है। विकास में पीछे रहे जिलों को आकांक्षी जिला मानकर हमने विकास के समकक्ष उन जिलों को लाने का नीतिगत फैसला किया है और इससे पूरे देश के अंदर एक समान विकास की अवधारणा विकसित हुई है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत स्वयं ग्रीन डेवलपमेंट एवं ग्रीन ट्रांजिशन की प्राथमिकता को देते हुए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक प्रभावी पहल कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल गठबंधन जैसी भारतीय पहलों को बड़े पैमाने पर वैश्विक समर्थन मिला है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ चुके हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद के नए भवन में विशेष सत्र के पहले दिन संविधान में संशोधन, केंद्र और राज्य के निर्वाचित सदनों में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे उनकी निर्णयों में कानून बनाने में भागीदारी बढ़ेगी। मेरा विश्वास है ह्यूमन डेवलपमेंट 21 सदी के विश्व में बहुत बड़े बदलाव का वाहक बनेगा। एक्सेलेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेही शासन को संभव बनाया है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं।
कनेक्टिविटी, यूपीआई जैसे डिजिटल इंटरवेंशन ने देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। एक्सेलेंसी, मेरा विश्वास है इन विषयों पर सामूहिक चर्चा संवाद से एक समावेशी, समतामूलक और न्याय संगत वैश्विक समाज का संकल्प साकार होगा और भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन से वैश्विक संसदीय सहयोग का एक नया अध्याय आरंभ होगा। G20 वैश्विक गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण संसदीय आयाम है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए संसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। एक्सेलेंसी, जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी वह चर्चा हमारी संसदों के अंदर भी आगे चलती रहे। इन विषयों पर व्यापक मंथन के बाद नीतियों एवं योजनाओं तथा आवश्यक होने पर कानून का निर्माण भी करें। संसदीय डिप्लोमेसी मानवता के बेहतर भविष्य का माध्यम बने। हम G20 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए G20 के निरंतर समर्थन की आशा कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं G20 सम्मेलन में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। Thank you, Honorable Lok Sabha Speaker, Mr. Om Birla. And now I take this opportunity to humbly request His Excellency, Mr. Duarte Pacheco, to kindly present his address. Mr. Prime Minister, Mr. Speaker, Mr. Deputy Chairman, Madam Speakers, Mr. Speakers of different parliaments of the G20 Summit, colleagues, parliamentarians, diplomats, excellencies, ladies and gentlemen. First of all, allow me to thank the Parliament of India and in particular the Speaker Om Birla for giving the opportunity to return to New Delhi and to accept the hospitality, the warm hospitality that we always receive when we came to India. And also for the organization of this event. The compromise of India to welcome a successful summit of parliamentarians is always present, and we feel it during these 2 days. Thank you, Mr. Speaker, for all your compromise to achieve the success of this meeting. And allow me also to congratulate His Excellency the Prime Minister Modi for the leadership and a successful leadership for the G20 during this year. It's not a surprise. We know the compromise of the Prime Minister Modi with multilateralism, or the compromise with dialogue, the compromise to achieve agreements for the future, and the slogan, one earth, one family, one future, is an example of it. It's not possible to ask more. And so, congratulations, Mr. Prime Minister, for the success you achieved. Dear colleagues, we came here to the summit of parliamentarians of the G20. First of all, we knew before we came, it will be a success. Why? Very easy to understand that. India is the largest democracy of the world. A true democracy. And there is no democracy without parliamentarians, without a parliament. We can find other kind of regimes. But if we talk about a democracy, we need to talk about parliament. And so the relevance given to the parliamentarians and to the parliament itself is very high here in India. And so it's easy to understand, before we came, that the compromise to join parliamentarians and speakers from the G20 together
with other countries also invited, we will work very hard to achieve the success of the summit. Democracy and parliamentarians and parliaments are both sides from the same coin. And so here we are, in India, New Delhi, in this summit of parliamentarians, a summit of democracy. Thank you for all the hospitality, dear colleagues. And also, we need to say that it is very important to remember when this kind of summit was born in Argentina a few years ago, and the success of what we achieve now. Before that, the heads of states, heads of government joined together to discuss important issues to the world. But we parliamentarians represent the people of the world. And so we should also work together to achieve the success we wish to our people. Not let just the governments to do what they need to do, what they should to do, but participate, not in the competition, but as a complementary work to achieve the success we wish to the people we represent. And from an informal meeting, we came to a formal one. And now we have this kind of summits every year with a formal format, joining speakers of parliament from around the world to discuss important issues to the humankind. And we are here to address especially the question of climate change, environment, and to the future. Allow me to say, before that, it's impossible to discuss sustainable development goals and talk about future without peace. And so from here, we should give a strong scream representing the people of our countries. We need to defend peace everywhere, in all continents, in Europe, in Africa, in the Middle East, in Asia, in America. Without peace, forget to discuss sustainable development goals or to discuss other issues. So peace should be on the front page of our worries, always. One single death is too much. It's too much. And we need to defend peace all over. And we parliamentarians know how to do it, because we do it inside our parliaments. We discuss very hard with people that have different ideas, but we try to reach consensus. And what we should do is to transform it to the international level. With parliamentarians from different countries with different perspectives. No one is better than the other, are different. But we can work together and to solve our divergences and to go ahead. We don't need to think every day the same about everything. What we need to understand is our goal is to keep peace and development. And for that, we should work together. And just after it, with peace, it's possible to discuss sustainable development goals and environment and other important issues to our people. And here, we need to say that we need a collective action, because sustainable development goals got in the middle of the track, but just 12% of the targets are achieved until now. 2015, 2023, and just 12%. And this just for 7 years to achieve the deadline 2030. So you can imagine how we should work together very hard. We should try to achieve it, because it is essential to humankind. Again, a country alone will not solve the problem of climate change. We will not achieve the sustainable development we wish to our world. Just together, it will be possible to achieve it. And IPU is a good platform, because it's the only global organization
of parliaments. We have different regional ones, in Europe, in Africa, in Asia, but global, just ideal. That's why we should increase our efforts to achieve what we wish. Sustainable development goals on time, so much as possible. 100% it will not be possible, I believe. We need to be real, but 12%, mamma mia. We need to work harder to achieve 70, 80, 9% at least. And we will do it in accordance with the United Nations Charter, of course, and with the efforts of our governments and our parliamentarians, because we parliamentarians have power in our hands and we should use it to achieve what we wish. Not just talk about the problems, but with concrete actions, because people are asking for actions. People are tired of speech, of important meetings. People wish concrete actions to solve the problems, and we should do it. And finally, because we are here in India, allow me to also to show the appreciation to the increasing of participation of women in this largest democracy in your parliament, Mr. Speaker. It's impossible to think in an inclusive democracy if we forget 50% of the population representation. It's impossible. It's a democracy, but it is not inclusive. So we need to increase the participation of women. Because we are different, men and women, we are different, but we are complementary. Different sensibilities to solve issues. Maybe if we have more women in the leadership of our countries, we will not have so many wars. Because I don't believe that a woman will be available to send their sons to a war. Just one example why we need to have more women participation in politics and inside our parliaments. But also young people, allow me to say. Because in many countries we have a representation, representation of young people in parliaments that do not correspond to the society. In many countries, you have 30, 40% of the population, 50% of the population below 30s. But when we see the parliamentary position, just 2% of them are there. And so, if young people are not involved, they will not feel represented. Their mind will be available to accept extremist ideas that we don't like, that we fight against them. So it's better to have them involving, participating in the system, because their participation is also a guarantee that they will be inside the system with their energy, with the capacity of innovation, with the wish to transform the society, and it's very good to have them working with us. And here we have a lot of young people participating already. Also a good example from India around that could be shared around the world. Dear Madam Speakers, Mr. Speakers, Mr. Prime Minister, it's always a pleasure to come to India, to learn with you, to learn with your wisdom, with your simplicity, your capacity to transform the world. We hope that our work here during these 2 days will be very fruitful, and we will come home to apply the things we discuss here. Thank you so much. Thank you, His Excellency, Mr. Duarte Pacheco, President IPU. Respected ladies and gentlemen, I now make a humble request to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to address this august gathering.
G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में मैं आप सभी का 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। फ्रेंड्स, भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने मून पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। फिर हमने यहाँ दिल्ली में ही एक सफल G20 समिट को होस्ट किया और अब यहाँ ये P20 समिट हो रही है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा शक्ति होती है। ये समिट आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण हैं। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदत्वम सम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहाँ तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से
डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मैगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9th सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। साथियों, समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई है। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है। भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70% के आसपास का टर्नआउट ये दिखाता है कि भारत में
पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पर लोगों को कितना ज्यादा भरोसा है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा। 2019 के इलेक्शन में भारत की महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला। और साथियों, सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिले। 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया था। इन चुनाव में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने इलेक्शन का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। साथियों, समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं, ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपको एक बार फिर होस्ट करने में बहुत खुशी होगी। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। फ्रेंड्स, भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं।
सैकड़ों तरह का खान पान, सैकड़ों तरह का रहन सहन हमारी पहचान है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों बोलियां हैं। लोगों तक पल पल की सूचनाएं पहुंचाने के लिए 28 लैंग्वेजेज में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स भारत में है एंड 24/7 है। करीब 200 लैंग्वेजेज में हमारे यहाँ 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो और फ्रीडम ऑफ स्पीच उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंट्रेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा। दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसी भाव के साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। मुझे खुशी है कि सभी सदस्य देशों ने इसे स्वीकार किया। इस फोरम पर भी पैन अफ्रीका पार्लियामेंट की पार्टिसिपेशन को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे स्पीकर ओम बिड़ला जी आपको भारत के नए संसद भवन में भी आज शाम को ले जाने वाले हैं। वहां आप पूज्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी।
करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बदनक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता है, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही हो। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। मुझे विश्वास है भारत में आपका प्रवास सुखद होगा। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता और भारत में आपकी सुखद यात्रा की शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister, thank you very much for your insightful address, and we also gratefully thank our esteemed guests on the dais. We also express our gratitude to all the distinguished guests who have joined us for this inauguration function. Thank you all. Thank you very much. With this, we end this inauguration session. P20 के इस उद्घाटन में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हम सबको आना चाहिए, एकजुट होना होगा और न सिर्फ आतंकवाद बल्कि और भी जो